हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल कल्चर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो एनिमल सेल कल्चर में हम एप्लीकेशन देखेंगे कि हमने एनिमल सेल कल्चर को यूज़ कर कर क्या क्या मतलब डिसीजेस को कैसे क्योर की है, तो एंड उसके और क्या एप्लीकेशंस हैं। सो ये जो टेबल 2 है ये इंपॉर्टेंट टेबल है एंड इसको लर्न करना है। सेवरल मेडिकली इंपॉर्टेंट प्रोटीन फार्मास्यूटिकल हैव बीन प्रोड्यूस्ड यूजिंग एनिमल सेल कल्चर एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। द इम्पॉर्टेंट वंस आर लिस्टेड इन टेबल 2। सो ये जो टेबल है इसमें पहला तो है प्रोटीन, यानी कि एनिमल सेल कल्चर को यूज़ कर कर हमने इन प्रोटीन्स को बनाया है। जैसे हम लोग इकोलाई का यूज़ कर कर इंसुलिन का प्रोडक्शन करा रहे थे, वैसे ही हम लोग एनिमल सेल को कल्चर कर कर कुछ प्रोटीन्स का जो है सिंथेसिस यानी कि प्रोडक्शन करवाएंगे एंड उसको ट्रीट करेंगे, उसको यूज़ करेंगे ट्रीट करने के लिए डिसीजेस को। ओके, तो पहला है प्रोटीन का कॉलम। नेक्स्ट में एनिमल सेल लाइन यूज्ड। सो एनिमल सेल लाइन यूज में जैसे कि हमने सेल लाइन के एग्जांपल पढ़े थे, हेला सेल लाइन, CHO सेल लाइन, COS1 सेल लाइन फ्रॉम मंकी किडनी। तो ये होते हैं सेल लाइन। तो सेल लाइन मतलब बस यही समझ लेना कि एनिमल सेल यानी कि एनिमल के किसी टिश्यू से हमने सेल निकाली एंड उसको कल्चर कर दिया, तो उसको हम सेल लाइन बोलते हैं। एंड जो नेम रखते हैं हम लोग, जैसे CHO सेल लाइन कहाँ से बनाया था हमने, चाइनीज़ हैमस्टर ओवरी का सेल लिया था, ठीक है। वैसे ही यानी कि ये मैटर करता है कि हम लोग किस टिश्यू से है वो सेल ले रहे हैं एंड उससे जो है उसको कल्चर कर कर सेल लाइन बनाते हैं। एंड देन है लास्ट कॉलम, दैट इज थेरापेटिक यूज़। जो प्रोटीन है उसका क्या यूज़ है, मतलब उसको क्या यूज़ कर कर हमने कौन सी डिसीजेस को क्योर किया है। तो पहला है EPO, दैट इज एरिथ्रोपोइटिन। उसमें हमने एनिमल सेल लाइन यूज़ की है, CHO सेल लाइन। एंड थेरापेटिक यूज़ है इसका अनीमिया क्योर करने में। अनीमिया में पता है ना कि आयरन की कमी हो जाती है, अनीमिया दैट इज खून की कमी। तो एरिथ्रोपोइटिन, एंड अभी हम लोग आगे चैप्टर में इसका और जो इंपॉर्टेंस है एरिथ्रोपोइटिन का वो देखेंगे। देन है फैक्टर 8, वो भी CHO सेल लाइन को यूज़ किया गया है, बनाया गया है। देन ये ट्रीट किया जाता है फॉर हीमोफीलिया ए। सी जो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 है वो हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंड जो फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 है ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग पाथवे में इनका मेन रोल है। सो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 जो है अगर बॉडी में नहीं बनेंगे तो जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होगा। समझ लो कहीं से चोट लग गई तो ब्लड ब्लीडिंग हो जाती है एंड देन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कुछ सेकंड्स में ही जो ब्लड है वहाँ पर रुक जाता है, यानी कि ब्लीडिंग नहीं होती, मतलब ब्लड जो है वो क्लॉट हो गया वहाँ पर। तो ये फैक्टर जिनमें नहीं रहता उनकी ब्लड ब्लीडिंग जो है वो रुकती ही नहीं है। सो इसीलिए फैक्टर 8 को यूज़ किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया ए, फैक्टर 9 को फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया बी। देन इज द FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी बनाए हैं यूजिंग CHO सेल लाइन इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH CHO सेल लाइन यूज़ किया है GH डिफिशियंसी को यानी कि पूरा करने के लिए, यानी कि जिनमें ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है उनको ग्रोथ हार्मोन दे देंगे बनाकर, ठीक है। देन इंटरल्यूकिन 2, वो भी CHO सेल लाइन को यूज़ किया गया है, कैंसर थेरेपी में यूज़ करते हैं उसको। देन टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर TPA CHO सेल लाइन यूज़ किया गया है, स्ट्रोक में यूज़ करते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज MABS हाइब्रिडोमा सेल्स। तो हाइब्रिडोमा सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, एंड इसको यूज़ किया गया है फॉर कैंसर थेरेपी एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ओके, ऑटो इम्यून डिसीजेस। सो ये जो टेबल 2 है इसको अच्छे से लर्न कर लेना। ये तीनों जो कॉलम है उन सब याद कर लेना कि कौन सी सेल लाइन यूज़ की गई है, उसका थेरेपेटिक यूज़ क्या है एंड प्रोटीन कौन सा है। और इसमें ये भी नोटिस करना कि जो CHO सेल लाइन है ये ज़्यादा यूज़ की गई है फॉर द मेकिंग, है ना, प्रोटीन बनाने के लिए CHO सेल लाइन, यानी कि CHO सेल लाइन को ज़्यादा यूज़ किया गया है। एंड ज़्यादा यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट बहुत जल्दी बन जाती हैं। मीन्स इनके अंदर जो इन पर्टिकुलर प्रोटीन्स का जो जीन है वो इंट्रोड्यूस करना इन सेल्स में वो बहुत ईजी होता है, आसान होता है, इसलिए ये बहुत ही जल्दी रिकॉम्बिनेंट बन जाती हैं। इसलिए CHO सेल लाइन्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग, ठीक है, प्रोटीन्स जो भी हमें बनाना है, हार्मोन्स और भी जो भी चीज़, तो CHO सेल लाइन का यूज़ करते हैं। एंड नाउ अब हम आगे एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल कल्चर में एक एक कर जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। एनिमल सेल कल्चर में जो पहला टॉपिक है एरिथ्रोपोइटिन, जिसको हम EPO भी बोलते हैं। तो एरिथ्रोपोइटिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन दैट इज इन्वॉल्व्ड इन RBC प्रोडक्शन, एरिथ्रोपोइसिस एंड वुंड हीलिंग। सो एरिथ्रोपोइटिन जो है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। ग्लाइकोप्रोटीन मीन्स उसके अंदर जो है ना कार्बोहाइड्रेट की भी चेन है एंड पॉलीपेप्टाइड की भी,
मतलब उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है एंड प्रोटीन भी है। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनता है एंड कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है, ठीक है। तो एरिथ्रोपोइटिन जो है एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है विच इज इन्वॉल्व्ड इन आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब जो है बोन मैरो में बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। तो जो एरिथ्रोपोइटिन है वो एक हार्मोन है, ये रिलीज होता है एंड जब ये रिलीज होता है तो बोन मैरो की सेल्स को सिग्नल मिलता है कि हमें आरबीसी का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है, तो आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। आरबीसी को प्रोडक्शन को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। एंड एरिथ्रोपोइटिन का और क्या काम है? वुंड हीलिंग, ठीक है। EPO stimulates the bone marrow to produce more red blood cell and thereby increase the oxygen carrying capacity of the blood। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि जो बोन मैरो है उसको सिग्नल देता है, यानी कि स्टिमुलेट करता है EPO कि वो रेड ब्लड सेल को ज़्यादा बनाए एंड इससे जो होता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड है वो इंक्रीज हो जाती है। कैसे? हमें पता है कि रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन क्या कैरी कर सकता है? ऑक्सीजन, वही तो बाइंड करता है ना उधर ऑक्सीजन से एल्वियोलाई में। तो जब हमारे पास आरबीसी का जो काउंट है ब्लड में ज़्यादा रहेगा तो उससे ज़्यादा, यानी कि अब ऑक्सीजन भी जो है वो ज़्यादा बाइंड हो पाएंगी एंड इसीलिए ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन एंड एनॉक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन कॉज्ड बाई अनीमिया। सो पहला तो यही ध्यान देना कि जो हाइपोक्सिया है वो है शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन एंड एनॉक्सिया है वो है लैक ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ड्यू टू अनीमिया। एंड हाइपोक्सिया और एनॉक्सिया ये जो है इन दोनों में डिफरेंस है। हाइपोक्सिया में शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन होती है, मीन्स कि इसमें शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, मीन्स कि जो ऑर्गन्स हैं उनको सही से जो ऑक्सीजन है वो मिल नहीं पा रही है फॉर फंक्शनिंग, यानी कि फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। वहीं पे एनॉक्सिया में लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी कि ऑक्सीजन बॉडी में होता नहीं है, इसमें शॉर्टेज होता है, इसमें लैक होता है एंड ये होता है ड्यू टू अनीमिया। अनीमिया में क्या होता है कि रेड ब्लड सेल का जो काउंट है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि आरबीसी ही नहीं रहेंगी तो हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन भी नहीं रहेगा क्योंकि आरबीसी के अंदर ही तो हीमोग्लोबिन होता है एंड हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो वो ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करेगा, इससे जो हो जाएगा हमें लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो ये होता है अनीमिया से। EPO इज यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ अनीमिया सच एज अनीमिया ड्यू टू कैंसर, क्रॉनिक रीनल फेलर एंड ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। तो ये लर्न कर लेना कि EPO जो है यूजफुल है इन द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ अनीमिया। तो टाइप्स ऑफ अनीमिया में जैसे अनीमिया ड्यू टू कैंसर, क्रॉनिक रीनल फेलर, ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन EPO, दैट इज RHU EPO, शॉर्ट फॉर्म है रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन EPO का, हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड यूजिंग चाइनीज हैमस्टर ओवरी CHO सेल लाइन, जो हमने टेबल में भी देखा था। द यूज ऑफ रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन EPO इज एडवांटेजेस ओवर ब्लड ट्रांसफ्यूजन as it does not require donors or transfusion facilities and there is no risk of transfusion associated disease। तो क्वेश्चन हो सकता है कि जो रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन EPO है उसका एडवांटेज क्या है ओवर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है कि हमें, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में होता क्या है कि हमें एक डोनर चाहिए होता है एंड ट्रांसफ्यूजन फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं। मीन्स देखो जब हमें दूसरी पर्सन के अंदर ब्लड को जो है देना पड़ता है तो हमें एक तो ब्लड चाहिए होगा, मतलब डोनर चाहिए होगा, क्योंकि हमें वो भी तो मैच करना होता है ना कि ब्लड ग्रुप जो है वो सेम है कि नहीं। तो डोनर भी चाहिए होता है एंड जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं ट्रांसफ्यूजन के लिए, जो भी इक्विपमेंट चाहिए होते हैं वो भी लगते हैं एंड उसमें जो रिस्क भी रहता है कि क्या पता कुछ एलर्जी या फिर एंड कुछ डिसीजेस हो जाएं जिसके अंदर हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया है। तो ये सब जो होते हैं प्रॉब्लम होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। वहीं पे रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन EPO यूज़ कर देंगे हम लोग, यानी कि हमने CHO सेल लाइन को यूज़ किया एंड रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन EPO बना लिया एंड अब हमारे पास प्योर फॉर्म में है, तो हम इसको अनीमिया वाले पेशेंट को दे देंगे, उसके अंदर इंजेक्ट कर देंगे एंड EPO जो है अपना जाकर बोन मैरो के पास जाएगा, रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन बढ़ाएगा एंड इससे जो है ये सब जो डिसीजेस है वो क्योर हो जाएंगी। ओके, तो ये है एडवांटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन EPO ओवर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एंड ये याद रखना जो एरिथ्रोपोइटिन है वो अनीमिया को ट्रीटमेंट के लिए काम आता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द फैक्टर 8। तो फैक्टर 8 में फैक्टर 8 जिस पर्सन में नहीं होता है उसको होता है हीमोफीलिया ए, ये डिसीज का नेम है। हीमोफीलिया ए इज अ कॉमन हेरिटेबल जेनेटिक डिसऑर्डर वेयर द बॉडी लैक्स द एबिलिटी टू प्रोड्यूस फैक्टर 8 रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो हीमोफीलिया ये ए जो है ये याद रखना हेरिटेबल जेनेटिक डिसऑर्डर है, मीन्स हेरिट हो सकती है पेरेंट्स से बच्चों को। तो इसमें होता क्या है कि वो वाला जो जीन है जो फैक्टर 8 प्रोड्यूस करता है
वो फंक्शन नहीं करता, मीन्स एक्सप्रेस नहीं होता, तो एक्सप्रेस नहीं होता तो उससे प्रोटीन नहीं बनता, एंड प्रोटीन नहीं बनता तो जो इसका काम है फैक्टर 8 का वो हो नहीं पाता। किस लिए काम है, उसका काम क्या है, रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो ये याद रखना। नाउ लाइक ईपीओ फैक्टर 8 इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है, एंड हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन सीएचओ सेल ड्यू टू इट्स लार्ज स्ट्रक्चर। तो सीएचओ सेल लाइन को यूज कर हमने इसको भी बनाया है, प्रोड्यूस करा है। क्यों सीएचओ सेल लाइन को यूज किया इसमें, क्योंकि इसका जो है लार्ज स्ट्रक्चर है, मतलब जो फैक्टर 8 प्रोटीन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत लार्ज है, इसलिए सीएचओ सेल लाइन का यूज किया है, ये याद रखना। नाउ नेक्स्ट है फैक्टर 9। फैक्टर 9 में फैक्टर 9 जिसके अंदर नहीं होता, यानी कि बनता नहीं है, उसको होता है हीमोफीलिया बी और द क्रिसमस मतलब क्रिसमस डिसीज, ठीक है, हीमोफीलिया बी और क्रिसमस डिसीज, ये याद रखना। इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 9, ओके। तो ये भी जो ब्लड क्लॉटिंग का पाथवे है ना, ये भी उसमें ही इन्वॉल्व होता है। तो अगर ये भी पर्सन में लैक करेगा तो वो जो पर्सन है उसके अंदर जो ब्लीडिंग है वो बंद नहीं हो पाएगी, ठीक है, फैक्टर 9 नहीं रहेगा, फैक्टर 8 भी नहीं रहेगा, तब भी नहीं होगा ब्लड ब्लीडिंग बंद। नाउ रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 9 प्रोड्यूस्ड इन सीएचओ सेल इज यूज टू ट्रीट हीमोफीलिया बी, ठीक है, ये तो टेबल में ही दिया था, तो इसमें बस इतना ही याद रखना। ये याद रखना कि हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिसीज भी बोलते हैं, एंड ये सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। TPA is a serine protease that catalyzes the conversion of plasminogen to plasmin, which is responsible for dissolving blood clot. तो जो TPA है यानी कि टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि वो एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट इन द कन्वर्जन ऑफ प्लाज्मिनोजेन टू प्लाज्मिन। देखो TPA जो है एक सीरीन प्रोटीज है, पहले तो ये लर्न कर लेना, ये एक सीरीन प्रोटीज है जो कैटलाइज करता है कन्वर्जन ऑफ प्लाज्मिनोजेन, ये है प्लाज्मिनोजेन, ये होता है इनएक्टिव प्रिकर्सर एंजाइम प्लाज्मिन का, मतलब एक स्टेप पीछे, यानी कि ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, एंड जब वो एक्टिव फॉर्म में होगा तो वो प्लाज्मिन होगा, वो एक्टिव फॉर्म है। तो ये जो है TPA ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, एंड प्लाज्मिनोजेन को जो इनएक्टिव प्रिकर्सर है उसको चेंज कर देता है इनटू द प्लाज्मिन, प्लाज्मिन बन गया, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजॉल्विंग ब्लड क्लॉट। एंड ये जो प्लाज्मिन है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिजॉल्विंग ब्लड क्लॉट, यानी कि जो ब्लड वेसल्स में होता नहीं है, ब्लड वेसल्स में क्लॉट हो जाते हैं कभी कभी, तो उसको रिमूव करता है। जैसे बोलते नहीं कि कभी कभी जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो गई हैं, देन उसी की वजह से जो स्ट्रोक आते हैं, ये सब हार्ट अटैक, तो उन जो ब्लड क्लॉट्स हैं उनको डिसॉल्व करता है ये प्लाज्मिन। अगर ये प्लाज्मिन नहीं रहेगा तो हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट्स जो है वो बनते रहते हैं एंड डिसॉल्व भी होते रहते हैं नॉर्मल बॉडी में। एंड अगर ये प्लाज्मिन नहीं बन रहा है किसी की बॉडी में तो उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स में क्लॉट हो रहे हैं गड़बड़ से, यानी कुछ भी तो क्लॉट हो जा रहे हैं किसी वजह से, तो वो डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, एंड ब्लड के अंदर क्लॉट हो यानी कि ब्लड जो है अब अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए हार्ट अटैक और स्ट्रोक आते हैं। तो प्लाज्मिन जो है वो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसॉल्विंग ब्लड क्लॉट, ये याद रखना। इट इज़ अप्रूव्ड फॉर यूज इन सर्टेन प्रोटीन्स इन सर्टेन पेशेंट्स हैविंग अ हार्ट अटैक और स्ट्रोक, ठीक है, अभी भी बताया मैंने। TPA इज द फर्स्ट ड्रग टू बी प्रोड्यूस्ड थ्रू मैमेलियन सेल कल्चर, ठीक है, ये याद रखना, फर्स्ट ड्रग टू बी प्रोड्यूस्ड थ्रू मैमेलियन सेल कल्चर वो क्या था, तो ये TPA था। तो इस फिगर में कुछ नहीं है, बस ये कि प्लाज्मिनोजेन है इसके ऊपर एक्ट करेगा TPA, एंड TPA जो है उसको कन्वर्ट कर देगा प्लाज्मिन में, प्लाज्मिन जो है वो फाइब्रिन का ही क्लॉट बनता है, ठीक है, उसको डिसॉल्व कर देगा, तो ब्लड का फ्लो जो है वो ईजी रहेगा, मीन्स क्लॉट नहीं बनेंगे, क्लॉट डिसॉल्व हो जाएंगे। एंड ये जो फिगर है ये बताया है कि कैसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोडक्शन ऑफ TPA करते हैं, TPA को बनाते हैं। तो इसमें यही है, प्लाज्मिड लिया, उसके अंदर TPA का जीन इंसर्ट किया एंड उसको इंट्रोड्यूस कर दिया इन द मैमेलियन सेल। मैमेलियन सेल मीन्स वही ना जो मैमल्स के सेल होते हैं, ठीक है, मैमेलियन सेल को कल्चर किया एंड देन उसको फर्मेंटर, लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करने के लिए फर्मेंटर्स, जैसे माइक्रोबियल सेल कल्चर में हम लोग बायो रिएक्टर यूज़ करते थे फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, वैसे ही लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हम लोग इसको कल्चर करते हैं इन द फर्मेंटर्स। तो ऐसे हम लोग प्रोडक्शन ऑफ TPA कराते हैं। तो ये जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एंड अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। सो अगर कोई भी डाउट हो अभी तक जो एनिमल सेल कल्चर में पढ़ाया है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड एक ये था कि मतलब जो हमारा टॉपिक था वो फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर कल्चरिंग एनिमल सेल, तो ये जो टॉपिक है इसका वीडियो बन चुका है बट ये अपलोड नहीं हो रहा है, तो फिर तो मैं देखूंगी कि कैसे अपलोड करेंगे इसको, 2-3 दिन में तो अपलोड हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक है ये अभी बचा हुआ था हमारा, तो इसको भी हम कवर कर लेंगे। सो अब अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड थैंक यू सो मच।